हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपका सारा ध्यान पढ़ाई पे होगा। और आइए, आज क्लास 9th का शुरुआत हम करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस वीडियो से ज्ञान प्राप्त करेंगे और आपका इसको पढ़ने के बाद चैप्टर आसान हो जाएगा। बहुत ही बेसिक से हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर को और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बिल्कुल प्यार से एक एक चीज़ें को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अच्छी समझ होगी संख्याओं के बारे में। तो आइए दोस्तों, इसको हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, संख्याएं जिनके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करते हैं, गणित संख्याओं का ही खेल है। संख्याओं के बारे में हम समझ जाएंगे तो फिर हमें आसानी से आगे के टॉपिक समझ में आएंगे। जैसे दिया है पहले संख्याएं, तो संख्याएं हमें पता होगा, संख्याएं हमारी दो तरह से होती हैं। एक हमारी है वास्तविक संख्या और दूसरी हमारी है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब यह है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। जैसे में अगर एग्जांपल देना चाहें तो 2 है, 3 है, करड़ी में 5 है, करड़ी में 3 है, ये सब के सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। काल्पनिक संख्याओं की बात किया जाए तो ऐसी संख्याएं जो कल्पना बेस पे हैं, वो कैसी होती हैं। तो रूट में जैसे मान लीजिए -2 है, रूट में -3 है, और इस तरीके से देखेंगे तो बहुत सारी संख्याएं होंगी जो काल्पनिक संख्याएं होंगी। और आइए दोस्तों, परिमेय संख्या के बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे आगे। परिमेय संख्याओं का वर्गीकरण देखा जाए तो परिमेय संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्णांक के रूप में और सम संख्या के रूप में, विषम संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के रूप में, भाज्य संख्या के रूप में और सौभाज्य संख्याओं के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। और परिमेय संख्याओं का भी हम लोग जिक्र करेंगे आगे चल करके। तो एक एक बारी बारी सब संख्याओं के बारे में जिक्र करते चलेंगे और समझते चलेंगे। आइए दोस्तों, परिमेय संख्या का पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। प्राकृतिक संख्या पहला भाग है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। प्राकृतिक संख्या को मतलब अंग्रेजी में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो गिनती के काम में आती है, गणना करने में काम आती है, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो गणना के काम में आती है, ऐसी संख्याएं जो गणना करने के काम में आती हैं, गणना के काम में आती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, गणना के काम में आती है, उसे हम लोग उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए तो हम लोग गणना कहाँ से चालू करते हैं, तो आप लोग पता होगा गणना 5 से तो चालू करेंगे नहीं। किसी वस्तु को हमको गणना करना है तो हमेशा किससे चालू होगा, 1 से होगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से अनंत तक जो संख्याएं होंगी वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर के अनंत तक जब काउंटिंग करते हैं तो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या के रूप में जानते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होगी, 1 होगी। सबसे छोटी अगर प्राकृतिक संख्या की बात कर दिया जाए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात कर दिया जाए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारे निकल करके आ जाएगी सामने 1। कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी। अगर पूछ दे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछ दे तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या निकल करके आ जाएगी, सबसे बड़ी बड़ी संख्या को हम गणना ही नहीं कर पाएंगे, तो कितना होगा ये हमें जानकारी नहीं होगी। तो सबसे बड़ी संख्या का हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन सबसे छोटी संख्या का हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए बड़ी का जिक्र करें तो इसका हम आंसर देंगे ज्ञात नहीं है। ठीक है, आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। इससे हम लोग कैपिटल एन से दर्शाते हैं प्राकृतिक संख्या को दर्शाने के लिए। प्राकृतिक संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग कैपिटल एन का ही प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, कैपिटल एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग हिंदू अरबिक संख्या भी कहते हैं। इसको हिंदू अरबी संख्या के रूप में भी जानते हैं। हिंदू अरबी संख्या के रूप में भी इसे हम लोग क्या करते हैं,
जानते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में इतना हम लोग को जानकारी रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, बस इतना याद रहे। दूसरी संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा क्या हमारा है, पूर्ण संख्या। तो बस सिंपल सी बात है, अगर प्राकृतिक संख्या किसी बच्चे को अगर जानकारी हो गई, अगर प्राकृतिक संख्या के बारे में उसे जानकारी हो गई, तो पूर्ण संख्या जानने में उसे देर नहीं लगेगी। कैसे? तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से हमारी स्टार्ट हुई थी? तो प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हुई थी। प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1 से स्टार्ट हुई थी। तो इस प्राकृतिक संख्या में केवल शून्य शामिल हो जाए। कौन शामिल हो जाए? केवल शून्य शामिल हो जाए, तो यह हमारी पूरी तरह से पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? शून्य सहित। इसका अगर परिभाषा देना हो, इसको हम बोल सकते हैं शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों? सभी प्राकृतिक संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देख ही रहे हैं आप लोग कि केवल प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल हो जाए, केवल प्राकृतिक संख्या में क्या शामिल हो जाए? शून्य शामिल हो जाए, तो क्या बन जाती है? हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों क्या हो जाएगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी शून्य हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर हम बात करें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की, तो सबसे बड़ी हमारी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं होगी, ज्ञात नहीं है। सबसे बड़ी का हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसको पता नहीं है कौन सी बड़ी संख्या होगी। तो आगे आते हैं दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटीजर। तो अगर पूर्णांक को देखा जाए तो पूर्णांक हमारे 3 तरीके से होते हैं। एक हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक, एक हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक, एक हमारा क्या है दोस्तों? ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा हमारा है धनात्मक पूर्णांक। क्या है दोस्तों? ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो एक हमारा है ऋणात्मक पूर्णांक, और दूसरा हमारा है धनात्मक पूर्णांक, इसके अलावा भी कोई पूर्णांक होता है क्या? हाँ होता है। तो एक होता है हमारा उदासीन पूर्णांक। 3 तरीके से हमारे पूर्णांक होते हैं। एक हमारा धनात्मक पूर्णांक है, दूसरा हमारा ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है उदासीन पूर्णांक। कैसे पता चला हमें? तो हम एक संख्या रेखा पर देखेंगे, संख्या रेखा पे हमारा बीच में क्या होता है? शून्य होता है। इधर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। इधर हमारा क्या हो गया? माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। तो इधर ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो संख्याएं हैं ये हमारी है ऋणात्मक पूर्णांक। कैसी है दोस्तों? ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक है, ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। बीच में हमारा उदासीन पूर्णांक है, बीच में हमारा क्या है? उदासीन पूर्णांक। इसे हम लोग उदासीन पूर्णांक इसलिए बोलते हैं, ना ये पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग इसको उदासीन पूर्णांक बोल रहे हैं। यहाँ से लेकर के इधर की जो संख्याएं होती अनंत तक, कहाँ तक? अनंत तक। इधर भी होंगी अनंत तक। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यह हमारा होगा धनात्मक पूर्णांक, यह हमारा होगा धनात्मक पूर्णांक। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा पूर्णांक क्या होता है। शून्य सहित सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? शून्य सहित सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या को क्या बोलेंगे? तो पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? पूर्णांक कहते हैं।
पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है दोस्तों। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग आसानी से देख सकते हैं, ये माइनस वाली संख्याएं हैं, ये प्लस वाली संख्याएं हैं, और बीच में क्या है हमारा है उदासीन पूर्णांक, जिसको शून्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? अंग्रेजी में हम लोग इसे इवन नंबर बोलेंगे। क्या होता है सम संख्या? तो ऐसी संख्याएं जो दो से, किससे? दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जो किससे कट जाए बाबू? अगर नहीं बोलना चाहते तो बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए या कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से अनंत तक ऐसी संख्याएं होंगी जो दो से पूरी पूरी क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। जैसे अगर पूछ दिया सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी सम संख्या हमें पता करना है, तो सबसे छोटी संख्या कैसे पता करेंगे? तो हमारा 2 है, क्योंकि शुरू यही से होता है। अगला हमारा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी सम संख्या हमारा ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है। ठीक है, ज्ञात नहीं, क्योंकि हम पता नहीं कर पाएंगे कितनी बड़ी संख्या होगी जो सम संख्या होगी, तो ज्ञात नहीं है। ठीक है, इसके आगे एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि सम संख्या को पहचानेंगे कैसे? सम संख्या को पहचानना, सम संख्या को पहचानेंगे कैसे? तो यदि किसी सम संख्या को पहचानना है तो आपके पास बस छोटा सा एक चीज जानते रहेंगे, जिसके बदौलत हम जान पाएंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। कैसे पता करेंगे? यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में क्या दिखाई दे दे? शून्य दिखाई दे दे। क्या दिखाई दे दे दोस्तों? शून्य दिखाई दे दे। 2 दिखाई दे दे, 4 दिखाई दे दे, 6 दिखाई दे दे, 8 दिखाई दे दे। तो अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है, दिखाई दे, तो वह संख्या सम होगी। तो वह संख्या कैसी होगी? वह संख्या सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। कैसे? इधर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 32, 40, 8 लिख दिया। हमको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसका अंतिम वाला अंक देखेंगे। इसका अंतिम वाला अंक कितना है? 8 है। और हमें पता है कि किस संख्या के अंत में यदि 8 दिखाई देगा तो संख्या 2 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। और जब कट जाएगी तो कैसी संख्या होगी? सम संख्या। पूरी संख्या कैसी हो जाएगी? सम संख्या। तो आसानी से दोस्तों अगर देखेंगे तो आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि संख्या को कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 33 दिया है, उसके बाद 5 दिया है, 0 दे दिया, कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी, क्योंकि अंतिम में क्या आ गया? शून्य आ गया। जब शून्य आ गया तो क्या होगा? सम संख्या होगी। मान लीजिए कोई संख्या हमने लिखा, यहाँ पर 48, यहाँ पे 2 लिख दिया, बताइए अंतिम में क्या आ गया? 2 आ गया, मतलब 2 दिखाई दिया, मतलब क्या हो गया? सम हो गया। तो किसी भी सम संख्या को यदि पहचानना है, उस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे देगा, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कि वो संख्या कैसी होगी? सम होगी। बस यही पहचानने का ट्रिक है, इसको जानते रहेंगे, आसानी से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा है विषम संख्या। क्या है दोस्तों? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं, सम संख्या का उल्टा, ऐसी संख्याएं जो किससे, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो, 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो,
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं जो ऐसी संख्या है जो 2 से न कटे। तो ठीक है, एग्जाम्पल में देखा जाए तो 1 से स्टार्ट करेंगे, एक उसके बाद क्या होगा, 1 के बाद हमारा आ जाएगा, पहला हमारा 1 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। इस तरीके से देखा जाए तो अनंत तक संख्याएं जाएंगी जो हमारी क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। तो अब ध्यान देंगे, इसमें 2-3 बातें और याद रखनी है। सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारी क्या होती है, तो सबसे छोटी विषम संख्या हमारे पास कितना है, तो 1 है। सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या हमारे पास क्या है, ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है, ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब एक और चीजें याद रखना है कि विषम संख्या को पहचानने के क्या तरीके हैं। तो विषम संख्या को पहचानना, कैसे पहचान लेंगे कि यह संख्या विषम संख्या है, तो पहचान लेते हैं दोस्तों, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। सम संख्या को पहचान लिए, विषम संख्या को आसानी से पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में क्या दिखाई दे दे, शून्य तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि पहले दे चुके हैं सम संख्या में, 1 दिखाई दे दे, 3 दिखाई दे दे, 5 दिखाई दे दे, 7 दिखाई दे दे, और क्या दिखाई दे दे, 9 दिखाई दे दे। यदि किसी संख्या के अंत में यह संख्या दिखती है तो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। यदि दिखाई देता है तो कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। कैसे, एग्जाम्पल जरा लीजिए, एग्जाम्पल हम देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 21 हो गया, 22 हो गया, यहाँ पे 23, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब आप में अंतिम में जाएंगे तो अंतिम में आपको क्या मिलेगा, किस संख्या का अंतिम में क्या मिल रहा है, हमारा 1 मिल रहा है। अगर किसी संख्या के अंतिम में 1 मिल रहा है तो मतलब क्या है, वह विषम संख्या होगी। कैसी होगी, क्योंकि ये 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारा 1 कटेगा नहीं। अब जब 2 से 1 कटेगा नहीं तो क्या होगा, ये हमारा विषम संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम संख्या। इस तरह से ऐसे देंगे संख्या, आपको पूछेगा क्या है, सम संख्या की विषम संख्या, तो अंतिम में जाइए आप, अंतिम में देखेंगे कितना है, 3 है। जब अंतिम में 3 है तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। और कोई संख्या ले लीजिए, मान लिया हमने 245 ले लिया, अंतिम में क्या दिखाई दे रहा है, 5 है, और 5 अगर अंतिम में दिखाई देगा मतलब क्या है, विषम संख्या। किसी भी संख्या के अंत में अगर 1, 3, 5, 7, 9 दिखाई दे रहा है तो हमारा विषम संख्या होगा। बस इतना याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके देखिए 2-3 परिभाषाएं हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मल परिभाषा को बहुत बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, इसको लोग समझते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो ऐसी संख्या जो खुद के अलावा 1 से कट जाए, खुद से कटे और 1 से कट जाए, बाकी किसी अन्य किसी संख्या से न कटे। यानी कोई संख्या है, अगर वह स्वयं से कट रही है, किससे कट रही है, स्वयं से कट रही है, स्वयं से कट जाए और 1 से कट जाए, किससे कट जाए, 1 से कट जाए, तो वह संख्या जो होगी हमारी क्या होगी, वह संख्या हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, या ऐसे में हम बोल सकते हैं कि 1 के अलावा कोई दूसरा उसका गुणनखंड न हो। ऐसी संख्याएं जो 1 के अलावा उसका कोई दूसरा गुणनखंड न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का अगर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल, तो हमारा चालू होता है किससे, तो हमारा अभाज्य संख्या चालू होता है किससे, 2 से। 2 हो गया, हमारा क्या हो गया, ये हमारा 2 हो गया, या 2 हो गया। 2 के बाद क्या आ गया हमारा, 2 के बाद हमारा 3 हो गया, 3 के बाद हमारा 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 नहीं 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा, उसके बाद 23 होगा, 23 के बाद क्या होगा दोस्तों हमारा, 23 के बाद हमारा 29 होगा, 29 के बाद हमारा क्या होगा, 31 होगा। इस तरह से संख्याएं हमारी होंगी अभाज्य संख्या। अगर इन सबका गुणनखंड निकाले
तो एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आएगा। जैसे 2 का हम खंड करें तो 2 का खंड केवल 2 गुणे 1 होगा, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या इसको काट नहीं सकती। 3 को देखा जाए तो 3 को क्या होगा, 3 गुणे 1 होगा, 3 और 1 के अलावा इसको कोई काट नहीं सकता। 5 को देखा जाए तो 5 गुणे 1 होगा, 5 को अन्य कोई संख्या नहीं काट सकती। तो इस तरह से अगर कोई संख्याएं वो इस रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो संख्याएं क्या करेंगे, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगे दोस्तों, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सबसे छोटी, यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखनी है। कहेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या की बात कर दिया तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है। एग्जाम में कभी पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 2 है। और क्वेश्चन आपसे पूछ दे, यदि और कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे, जैसे में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे, ऐसे क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सम है, सम होते हुए अभाज्य है। कौन सी संख्या सम संख्या होते हुए भी, सम संख्या होते हुए भी अभाज्य है। क्या है दोस्तों, अभाज्य है। तो बस यही 2 है, जो एक सम संख्या है और यही एकमात्र ऐसी संख्या है, यही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। इन दोनों महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद रखेंगे, कंपटीशन में पूछता है, इसको याद रखेंगे आसानी से। ठीक है, इस सबसे बड़ी संख्या पूछ दे, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अगर पूछ दिया तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें ज्ञात नहीं है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें ज्ञात नहीं है। लिख देंगे दोस्तों, ज्ञात नहीं है, नहीं तो लगेगा खोजने कि सबसे बड़ी कौन है, 99 है क्या, तो पता चलेगा 99 तो खुद ही भाज्य है। अभाज्य के चक्कर में आप फंस जाएंगे। आगे बढ़िए। ठीक है, अगला हमारा क्या है, भाज्य या विभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर बोलते हैं इसे। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो भाज्य विभाज्य ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा कोई तीसरी संख्या इसका अभाज्य गुणनखंड हो। क्या हो, तीसरा कोई गुणनखंड हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य विभाज्य संख्या। या ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो एक से भी कटती हो, खुद से भी कटती हो और इन दोनों के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य या विभाज्य संख्या। तो एक से तो कटबे करेगा, खुद से यानी स्वयं से तो संख्याएं कटेंगी और कोई ऐसी तीसरी संख्या होगी जो इसको डिवाइड करेगी। तीसरी संख्या से भी क्या हो जाए, तीसरी संख्या से भी कट जाए, क्या हो जाए, कट जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य या विभाज्य संख्याएं बोलेंगे। एग्जाम्पल देते हैं दोस्तों, तो सबसे छोटी हम पता करें, सबसे छोटी हम पता करेंगे तो 2 तो होगा नहीं क्योंकि हमने अभाज्य संख्या में पढ़ लिया, 3 तो होगा नहीं क्योंकि हमने अभाज्य संख्या में पढ़ लिया। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे छोटी संख्या 4 होगी, 4 के बाद क्या होगी, 6 होगी, 6 के बाद क्या होगी, 8 होगी, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद हमारी 15 है, उसके बाद हमारा 16 है। इस तरीके से देखेंगे तो इस तरीके से हमारा अनंत तक संख्याएं जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी यदि भाज्य संख्या आपसे पूछ दिया जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको क्या पता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 4 है। कैसे 4 है, क्योंकि 4 को देखेंगे ना, 4 को, तो 4 को 1 तो डिवाइड कर ही रहा है, 1 डिवाइड कर दिया, 4 भी इसको डिवाइड करेगा और साथ ही साथ इनके अलावा 2 भी इसको डिवाइड कर देगा। हमने क्या बताया, 1 से कट जाए, कटेगा एकदम बिल्कुल, 4 से कट जाए, 4 से बिल्कुल कटेगा, इन दोनों के अलावा कोई अन्य संख्या काट दे तो 2 इसको क्या कर देगी, काट देगी। मतलब ये क्या है, भाज्य है। क्या है, भाज्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होगी, 4 होगी। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, भाज्य संख्या बताइए जो विषम हो। क्या हो, विषम हो। तो आप लोगों को पता है
कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम है वो कितना है, 9 है। तो 9 हमारी वह संख्या है जो विषम होते हुए भी क्या है, भाज्य या विभाज्य। भाज्य क्या है, भाज्य या विभाज्य है। क्यों, क्योंकि 9 को देखेंगे तो 9 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 खुद 9 से डिवाइड हो जाएगा, और साथ ही साथ 9 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 9 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। तो इतनी बातें दोस्तों याद रखेंगे। अब भाज्य और विभाज्य संख्या के बारे में आगे देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्या है, सअभाज्य संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। बहुत ही आसान है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यह जब भी रहेगा तो जोड़े में रहेगा, जब जोड़े में दिखेगा तो समझ जाइए कि बस वो सअभाज्य संख्या ही दिख रहा है। ऐसा युग्म संख्याओं का ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका मौसौ 1 हो। संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा युग्म जिनका क्या हो, जिनका मौसौ 1 हो। अरे लौसो मौसो तो पढ़े होंगे कक्षा 3 और 4 में। कक्षा 3 और 4 में आप लोगों को लौसो मौसो पढ़ाया गया होगा। आप देखिए फिर गलत बात है, आप बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया होगा आप कक्षा 3 4 में। तो संख्या का ऐसा युग्म जिनका मौसौ क्या हो, मौसौ 1 हो, क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या बोलेंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल में कौन कौन संख्याएं हैं जो क्या है, सअभाज्य संख्या। जैसे हम 2 और 3 को ले लिए। सर जी कैसे पता आपका इसका मौसौ 1 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। गुणनखंड भी से निकाले चाहे भाग भी से, चलिए हम एक बार निकाल के बता देते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, एक बार भाग जाएगा हमारा, 1 बचेगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो क्या कर देंगे, 2 बार में जाएगा, कट जाएगा, और अंतिम बार में जिससे कटता है वही हमारा क्या होता है, मौसौ होता है। तो इसका मौसौ कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। तो ये हमारा क्या है, सअभाज्य संख्या है। 5 और 7 को ले लिया जाए, 5 और 7 को ले लिया जाए, 4 और 5 को ले लिया जाए, इस सब के सब क्या है, इस सब के सब हमारे सअभाज्य संख्या है। इन दोनों युग्मों का जब मौसौ निकालेंगे, इन युग्मों का अगर मौसौ निकालेंगे, इनका मौसौ 1 आएगा। इसलिए कैसी संख्या है हमारी, सअभाज्य संख्या है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि शुरू से टॉपिक को देखें, हम लोग क्या क्या पढ़े, आज पढ़े हम लोग पूर्ण संख्या, सॉरी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक पढ़े हैं, सम संख्या, विषम संख्या। इन संख्याओं के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जिक्र करते हैं, इन संख्याओं के बारे में थोड़ा सा हम और जिक्र करते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। क्या हम आपसे प्रश्न पूछें, क्या हम आपसे प्रश्न पूछें, क्या सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या होगी कि नहीं होगी, पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, जवाब देना है यस या नो में। यस या नो में क्वेश्चन नंबर 1 है, लाइन से आप आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में लाइन से आप आंसर देंगे। जिसका आंसर सही होगा मैं अगले अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं जिक्र करूंगा कौन कौन सही से आंसर दिया है, 5 लोगों का मैं नाम लूंगा। दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या सभी, क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? इसका हम लोग को आंसर देना है। तीसरा, क्या सभी, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नेक्स्ट, क्या, क्या सभी पूर्णांक या क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्या सभी सम संख्या, क्या सभी सम संख्या पूर्णांक है? पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी, क्या सभी विषम संख्या, क्या सभी विषम संख्या पूर्णांक है? पूर्णांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या
सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या है? सम संख्या है? क्या सभी क्या सभी क्या सभी पूर्ण संख्या विषम संख्या है? विषम संख्या है? नंबर क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है? और लास्ट क्वेश्चन, क्या सभी अभाज्य संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या है? इसका जवाब हमें चाहिए, इसका जवाब का इंतजार रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अब हम लोग जिक्र करेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अब आइए दोस्तों, इसमें हमें डिटेल में चर्चा करना है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो शुरू में याद रहा होगा दोस्तों, शुरू में बताया होंगे हम, शुरू में बताया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या केवल नाम आया था, उसके बारे में हमने जिक्र नहीं किया था। तो परिमेय संख्या के बारे में हम चर्चा करेंगे। परिमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या हम लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। परिभाषा तो हम लोग पढ़ लेते हैं, पहले परिभाषा इसका जानते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें क्या कर सकते हैं, जिन्हें P बाई Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें कंडीशन को याद रखना है, जहां पे Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q कभी भी जीरो के बराबर ना हो। Q क्या है? Q का मतलब हर जो होगा ना वो शून्य नहीं होना चाहिए। अगर हर शून्य हो गया तो उसका मान अनंत आ जाता है, इसलिए हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो हम एक बारी से इसका एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल में ही सारा सब कुछ छिपा हुआ है। परिमेय संख्या के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, पहली संख्या पढ़ी थी प्राकृतिक संख्या। तो याद करिए दोस्तों, पहली प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वह सब के सब परिमेय संख्या है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या होंगी सब के सब कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। जितनी प्राकृतिक संख्या होगी सब हमारी परिमेय होगी। कैसे कहोगे, प्राकृतिक संख्या की एग्जाम्पल जानते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, इस तरह से होता है। क्या आप इसको P बाई Q के रूप में लिख पाएंगे? बिल्कुल लिख पाएंगे। हर के रूप में एक छिपा रहता है, हर के रूप में एक होता नहीं, P बाई Q के रूप में हो गया तो रूल तो फॉलो कर रहा है। P बाई Q के रूप में लिख दिए, क्या है, P इक्वल टू नॉट जीरो, Q का मान जीरो के बराबर भी नहीं है, इसका हर जीरो भी नहीं है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या। दूसरा, पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, तो पूर्ण संख्याएं भी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्याएं होंगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, शून्य सही सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। तो इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या ऑलरेडी परिमेय संख्या हो चुकी है, बच गया शून्य, तो शून्य भी परिमेय संख्या है। शून्य भी क्या है, तो परिमेय संख्या है। शून्य भी हमारा परिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि शून्य के बट्टे में हम एक लिख सकते हैं। तो हमको तो ये थोड़ी बोला गया है कि P का मान जीरो नहीं होना चाहिए, हमको तो बोला गया Q इक्वल टू नॉट जीरो, तो Q का मान जीरो नहीं है, इसलिए शून्य भी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके आगे क्या पढ़ा गया, पूर्णांक। तो जितने भी हमारे पूर्णांक होंगे, पूर्णांक चाहे धन पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे उदासीन पूर्णांक हो, वो सब के सब क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। उसके बाद सम संख्या, सभी सम संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, परिमेय होगी। उसके बाद विषम संख्या, सभी विषम संख्याएं क्या होंगी, हमारा परिमेय होंगी। क्या होंगी दोस्तों, परिमेय होंगी। जितनी भी विषम संख्या होंगी सब परिमेय होंगी। उसके बाद भाज्य संख्या, सभी भाज्य संख्या हमारी क्या होंगी, परिमेय होंगी। क्या होंगी, परिमेय होंगी। उसके बाद अभाज्य संख्या,
सभी अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होंगी, परिमेय होंगी। सभी अभाज्य संख्या क्या होंगी, परिमेय होंगी। इतनी संख्याएं तो हमारी परिमेय ऑलरेडी है, इतनी संख्याएं हमारी परिमेय ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कुछ और भी संख्याएं हैं जो परिमेय है। जैसे में एग्जाम्पल में थोड़ा सा देखिएगा, जितनी भी संख्याएं दशमलव के रूप में है, किस रूप में है, दशमलव में, और उनका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो गया हो, तो भी हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे में 10.5 दे दिया, 3.4 दे दिया, 2.6 दे दिया, तो इस तरह से जो संख्याएं होंगी हमारी क्या होंगी, सब के सब परिमेय होंगी, सब के सब क्या होंगी, परिमेय होंगी। एक एग्जाम्पल। दूसरा और याद रखना कि अगर रूट में कोई संख्या है और उसका वर्गमूल आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है। रूट में कोई संख्या है और उसका वर्गमूल क्या हो जाता हो, निकल जाता हो, या घनमूल निकल जाता हो, घनमूल निकल जाता हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। उसका घनमूल भी निकल जाता हो तो उसे हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, इस सब के सब परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं, जिनका वर्गमूल या घनमूल आसानी से क्या हो जाता हो, निकल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। और कोई संख्या है तो बिल्कुल है। अगर कोई बार वाली संख्या है, यदि किसी संख्या के ऊपर बार लगा हो, बार का मतलब रिपीटिंग संख्या, बार बार वो रिपीट करता हो, अगर कोई संख्या रिपीटिंग वाला है, बार वाला है, अगर कोई संख्या बार वाला है तो मतलब क्या है, वह एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप जिक्र, सभी संख्या प्राकृतिक संख्या जानते हैं, सभी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होंगी, परिमेय संख्या होगी। पूर्ण संख्या, जितनी भी पूर्ण संख्या होंगी सब परिमेय, पूर्णांक सभी परिमेय, सम संख्या पूरा परिमेय, विषम संख्या परिमेय, भाज्य संख्या परिमेय, अभाज्य संख्या परिमेय, और साथ ही साथ इनको भी याद रखेंगे, ये भी परिमेय होते हैं, ये भी तीनों संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। तो इतनी बातें परिमेय के बारे में हम जानते रहे। अगला हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या के बारे में जिक्र करते हैं। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। अपरिमेय संख्या क्या है, तो अपरिमेय संख्या का मतलब यह है, अपरिमेय संख्या का मतलब यह है कि जिसे हम p/q के रूप में न लिख सके। किस रूप में न लिख सके, p/q के रूप में न लिख सके, p/q के रूप में न लिख सके, न लिख सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल देख लिया जरा, एग्जाम्पल देखिए जरा, ऐसी संख्याएं अपरिमेय होंगी जिनका वर्गमूल ही नहीं निकल पाता हो, जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, इस तरह से जो संख्याएं होंगी जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता, वो सब के सब क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। और देखिए, और देखना चाहते हैं तो यह ऐसी संख्या लिख दें, जैसे 2 प्लस कड़ी में 3, ऐसे लिख दें, 2 माइनस कड़ी में 5, ऐसे लिख दें, 6 धन में 3 कड़ी में 3, ऐसे लिख दें। तो यह सब के सब संख्याएं कैसी होंगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होंगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर कोई संख्या दशमलव अनावसानी अनावर्ती वाली हुई, दशमलव अनावसानी यानी जीरो ऐसे बढ़ता रहे, संख्या वही रहे, केवल जीरो बढ़ता रहे, तो इस तरह से जो संख्याएं हमारे सामने आएंगी, वो इस तरह से जो संख्याएं सामने होंगी सब के सब क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। जैसे में 0 2 दे दिया, एक जीरो लगा दिया, फिर 2 लिख करके डबल जीरो लिख दिया, फिर 2 लिख करके ट्रिपल जीरो लिख दिया। तो इस तरह से संख्याएं जो आएंगी ना, नॉन रिपीटिंग जो होंगी, रिपीट नहीं करेंगी, तो हमारी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। और उसके बाद पाई हमारी क्या है बेचारी, पाई 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 आप समझते हैं, पाई हमारा क्या है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छे तरीके से सारी संख्याओं के बारे में जानकारी मिला होगा, और इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, नया चैप्टर होगा, नए तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और एक एक बिंदु पर चर्चा करते हुए चलेंगे, क्योंकि आगे हम लोग को संख्याओं के बारे में ही पढ़ना है और संख्या के बारे में ही जानना है। तो पहले चैप्टर का शुरुआत नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कर लेंगे और आसानी से चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।